आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पेरिस अब भी आईएसआईएस के खौफ और बगदादियों के आतंक से करा रहा है, लेकिन इस पेरिस के दर्द से सवाल ये उठ रहा है कि आईएसआईएस है कौन और ये किस तरह से दहशत फैला रहा है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के लिए बन गया है सिरदर्द। Our coalition is intensifying our airstrikes. वैसे तो दुनिया को विकास की पटरी पर सरपट दौड़ाने के लिए तुर्की के अंताल्या में G20 के शिखर नेता पहुंचे, लेकिन पेरिस पर आतंकी हमले से बहस की दिशा मुड़ गई। अब सवाल ये था कि आईएस के आतंकी पंजे से दुनिया को बचाया कैसे जाए, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल उठा कि आईएस और बगदादी को मदद कौन कर रहा है। कौन कर रहा है आईएसआईएस की मदद? किन देशों से हो रही है आईएसआईएस को फंडिंग? आईएसआईएस के आतंक को लेकर किन देशों का है दोहरा रवैया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि दुनिया में कौन है बगदादी के वो 40 आका जिनकी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इशारा किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने छेड़ दिया कि आईएस की मदद दुनिया के 40 बड़े देश कर रहे हैं। पुतिन ने उन G20 देशों पर भी उंगली उठाई जिसकी बैठक में आतंक पर हंगामा मचा था। आईएसआईएस पर हमने G20 देशों से अपनी खुफिया जानकारियां साझा की हैं। मैंने उदाहरण के साथ बताया है कि कैसे आईएस तक करीब 40 मुल्कों से पैसा पहुंच रहा है। इसमें हमारे G20 के साथी देश भी शामिल हैं। आईएस तेल का गैर कानूनी कारोबार करता है, इसे भी तुरंत प्रभाव से खत्म करने की जरूरत है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आतंक पर बड़े और अमीर देशों के पाखंडी रवैये को कैसे पुतिन ने बेनकाब किया, लेकिन पहले आपका ये जानना जरूरी है कि वो कौन से देश हैं जो आतंक का रोना भी रोते हैं और आईएस की भरपूर मदद भी कर रहे हैं। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस सूची में सबसे ऊपर अमेरिका का ही नाम है। अमेरिका के अलावा आईएस का ताजा हमला झेल रहा फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, कनाडा, इजराइल, अर्जेंटीना, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, ट्यूनीशिया, लीबिया जैसे देश भी रुपए पैसे से बगदादी की मदद करते हैं। इन देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, मेक्सिको, कनाडा, सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश तो उसी G20 की शोभा बढ़ाते हैं जिन पर पुतिन ने उंगली उठाई। $500 बिलियन का उनकी डील है सऊदी अरेबिया, कतार के लिए, कुवैत का, यूएई का, वो अमेरिकन का और वेस्टर्न पावर उनके हाथ में आ गया। अभी उनका फॉरेन पॉलिसी ओनली डिपेंड ऑन इंटरेस्ट। फॉरेन पॉलिसी ये है उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट वहाँ पर बेचने के लिए, फिर उसके बाद ये वाली लोग हैं जो लोग वहाँ पर कर रहे हैं वो उनकी जो आप मर्जी करो। ये दूसरी बात है कि अमेरिका आईएस को नेस्तनाबूद करने की हुंकार भर रहा है। Even as we grieve with our French friends, however, we can't lose sight that there has been progress being made. On the military front, our coalition is intensifying our airstrikes, more than 8,000 to date. We're taking out ISIL leaders, commanders, their killers. We've seen that when we have an effective partner on the ground, ISIL can and is pushed back. तुर्की की राजधानी में बैठकर G20 देशों के जिस 20 शिखर नेताओं ने आईएस के खिलाफ जंग का ऐलान किया, उन देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद के 85% हिस्से पर इनका ही कब्जा है। वैसे ही दुनिया का 75% कारोबार यही 20 देश करते हैं। तो क्या दुनिया भर में फैले बगदादी के वो 40 आका अपनी गलतियों से सबक लेंगे और बगदादी के आतंक का खात्मा करेंगे? मिडिल ईस्ट के तेल के कुएं और उनकी राजनीति सारी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। एक ओर अमेरिका और रूस जहां आतंकवाद मिटाने की
बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के राज्य और उनकी सत्ताओं को समर्थन भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। G20 के देश भी कुछ इसी तरीके का खेल खेलते हैं, जिसकी वजह यह होता है कि ISIS जैसे आतंकी संगठन पैदा होते हैं जो सारी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। दिल्ली से कैमरामैन सुधीर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने G20 के देशों पर भी उंगली उठाई है कि बगदादी को बनाने और उसके आतंक को चमकाने में इनके भी कुछ देशों का हाथ है। तो क्या उनका इशारा सीधे अमेरिका की तरफ है? अगर आप जानकारों की माने और खाड़ी देशों में अमेरिका की मौजूदगी को देखें तो ये सवाल वहां भी खड़ा है। इंसानियत का कत्ल हर रोज IS के आतंकी करते हैं और इसके लिए उन्हें हजारों करोड़ की रकम मिलती है। बस एक साल में ही IS की तिजोरी में हजारों करोड़ रुपए कहां से आ गए? बस एक साल में ही ब्रिटेन से भी बड़ा रकबा कैसे IS के कब्जे वाली सीरिया, इराक और लीबिया के इलाकों का हो गया? बस एक साल में कैसे बगदादी के आतंकवादियों के पास इतने हथियार आ गए जो कई देशों के पास नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वक्त की उंगली पकड़कर आपको 4 साल पीछे जाना होगा। 2011 में इराक से अमेरिकी सेना वापस लौट रही थी। उस वक्त तक अबू बकर अल बगदादी अल-कायदा का चीफ था। इसी इराक में सत्ता के लिए जगह बनी तो उसके मंसूबे जाग उठे। उसने अल-कायदा इराक का नाम बदलकर नया नाम रख लिया ISI, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। तब तक सीरिया में राष्ट्रपति असद के खिलाफ फ्री सीरियन आर्मी ने मोर्चा संभाला तो अमेरिका ने फ्री सीरियन आर्मी को डॉलर से लेकर हथियारों तक से मदद पहुंचानी शुरू कर दी। बगदादी ने मौका ताड़ा और अपने संगठन का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS रख दिया। जब जून 2013 में फ्री सीरियन आर्मी की मदद के लिए अमेरिका ने इजराइल, जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर से हथियार, पैसे और ट्रेनिंग देना शुरू किया तो उसी फ्री आर्मी में बगदादी के आतंकी भी शामिल हो गए। फिर तो सारे आधुनिक हथियार, एंटी टैंक मिसाइल, गोला बारूद, सब कुछ बगदादी के आतंकियों को मिलने लगा, बल्कि उस पर IS का कब्जा हो गया। तब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बार बार सीरिया के बागियों की मदद की गुहार लगाते थे। ISIS की शुरुआत तो अमेरिका, सऊदी अरेबिया और कतर के माध्यम से ही इन्होंने ही उसको खड़ा किया, असद को रजीम चेंज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। जुलाई 2014 में ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स को दिया गया एडवर्ड स्नोडेन का इंटरव्यू IS को बढ़ाने में अमेरिकी मदद की एक और थियरी का खुलासा करता है। एडवर्ड स्नोडेन वही शख्स हैं जिन्होंने 2013 में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के मकड़जाल का खुलासा किया था। स्नोडेन के मुताबिक अमेरिका ने ब्रिटेन और इजराइल के साथ मिलकर बगदादी के संगठन IS को मजबूत किया। इस प्लान को बीहाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता कोड नेम दिया गया। मकसद था कि इजराइल के आसपास वाले देशों में आतंकवाद की ऐसी ताकत खड़ी की जाए जिससे इजराइल विरोधी देश उलझकर रह जाएं और इजराइल सुरक्षित रहे। स्नोडेन के मुताबिक इजराइल ने खुद साल भर बगदादी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। खुद अमेरिका ने बगदादी से मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों पर हमला कराया और मध्य एशियाई मुल्कों में आतंक फैलाकर अपनी सेनाओं को इन देशों में भेजा। कहा तो यहां तक जाता है कि तेल के खेल से इराक और सीरिया में बगदादी नाम का आतंकी जिन पैदा हुआ। सीरिया, लीबिया और इराक तीनों ही तेल के लिहाज से काफी अमीर हैं। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वहां से तेल निकालने के लिए अमेरिका ने ISIS को आगे बढ़ाया और इसमें अमेरिका की मदद सऊदी अरब और तुर्की ने की। जानकारों का मानना है कि तेल के इस खेल में IS को रोजाना 26 करोड़ 50 लाख रुपए आता है। तेल के आते, टॉर्चन आते, एक्सटॉर्शन
और उसकी वो आर्टिफैक्ट भी बेचते और वहाँ पर ज़कात और केरेज वो टैक्सेस लगा दिए गए लोग हैं। और बार्तर में अभी $10 बिलियन का जो ट्रेड में तुर्की के थ्रू आ रहा है, $10 बिलियन, तो उसका कहा ये पैसा कहाँ से आते हैं? आप बोलो कहाँ से आया पैसा। और अमेरिकन मालूम भी हो गया, फ्रांस मालूम भी हो गया, ब्रिटिश मालूम हो गया, तुर्की मालूम हो रहा है। सारे लोग वहाँ पर जो सऊदी अरेबिया वाले लोग, उनकी जो G20 पुतिन से बात कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे बैठे उनके साथ में उन्होंने खुद डाटा दिखा रहे हैं, वो आपका लोग है, ये कहाँ से आते, कहाँ से लेने। मासूमों का खून बहाने वाले ISIS के आतंकियों पर G20 ने ये कहा है कि इन आतंकियों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इन ISIS आतंकियों के पास कहाँ से फंडिंग होती है, इनके पास आधुनिक हथियार किन देशों के जरिए आते हैं। इस पर भी अब दुनिया को सोचना होगा और इससे पर्दाफाश करना होगा। आकाओं ने तो सोचा था कि बगदादी उनका गुलाम बनकर रहेगा, लेकिन वो तो दुनिया को ही अपने आतंक का गुलाम बनाने चला है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। अगर दुनिया के तमाम देशों ने बगदादी की मदद नहीं की होती तो वो ओसामा बिन लादेन से भी बड़ा आतंकवादी नहीं बनता। आलम यह है कि एक साल में उसने हजारों करोड़ रुपए बना लिए हैं और उसके आतंकियों का जाल इतने देशों में फैल चुका है कि उससे लड़ना एक बहुत बड़े ऑपरेशन की मांग करता है। जिन 40 देशों पर बगदादी की मददगारी का आरोप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगा रहे हैं, उनमें से कई देशों से ज्यादा ताकतवर तो बगदादी ही बन चुका है। पिछले साल ही IS ने 4000 करोड़ जबरन वसूली और टैक्स से कमाए, 3500 करोड़ रुपए इराक के बैंक से लूटे, 660 करोड़ रुपए कच्चा तेल बेचकर कमाए, 132 करोड़ रुपए अपहरण से मिलने वाली फिरौतियों से। यानी एक साल में ISIS ने करीब 8300 करोड़ रुपए कमा लिए। आलम यह है कि ब्रिटेन का रकबा 2,42,495 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ISIS ने इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सऊदी अरब, नाइजीरिया, कुवैत और अफगानिस्तान के जिन इलाकों पर कब्जा किया, उनका रकबा करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन्होंने कई ऑयल फील्ड्स सीरिया में और इराक में पकड़ लिए और वो जो ऑयल वहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं और वहाँ से फंड्स आ रहे हैं। दूसरे, इन्होंने वहाँ पे इराक के और सीरिया के बैंक्स को लूटा है, बैंक से फंडिंग आई है। फिर बहुत बड़े पैमाने पर जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो आर्ट के ट्रेजर होते हैं, उनको लूट के उनको वेस्टर्न वर्ल्ड वगैरह में बेचा है, उसके माध्यम से। फिर एक्सटॉर्शन के माध्यम से। फिर बहुत बड़े पैमाने पे जो युवक इनके साथ जुड़ रहे हैं, डोनेशन इन्होंने मांगे सोशल मीडिया से, इनको खुफिया प्रकार से, जैसे आप कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, उसके माध्यम से, ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। इसमें कोई शक नहीं कि बगदादी को दुनिया के कुछ देशों ने छिपकर तो कुछ ने खुल्लम खुल्ला मदद पहुंचाई और इस मदद से बगदादी ने आतंकवादियों की सबसे बड़ी फौज खड़ी कर ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक ISIS के पास 20 से 35 हजार तक आतंकवादी हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80 देशों में उनके आतंकवादियों का जाल फैला हुआ है। अमेरिका का कहना है कि एक साल में उसने ISIS से लड़ने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर भी बगदादी की कमर टूटी नहीं, तो ओबामा को भी लगता है कि कुछ लोग अंदर से उससे मिले हुए हैं। बगदादी के खिलाफ जंग शुरू हो गई, बस इंतजार उसके अंजाम का है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद ये सवाल घूम रहा है कि बगदादी को बगदादी आखिरकार किसने बनाया है। पश्चिम के तमाम देश शक और सवालों के घेरे में हैं, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान ने शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ ईमानदार लड़ाई लड़ी है, वो आज भी जारी है। ISIS का झंडा बहुत समय से पाकिस्तान की शह पर कश्मीर घाटी में फहराया जाता रहा है, लेकिन पेरिस पर आतंकी हमले के बाद अब हिंदुस्तान में भी अलर्ट है। मैं समझता हूं कि ये ISIS का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। सुरक्षा के मद्देनजर जो भी आवश्यक
जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो आवश्यक स्टेप्स हम लोग लेंगे। ये खतरा उन देशों के दूतावास पर भी है जिनमें से कुछ पर कभी चोरी छिपे ISIS की मदद करने के आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, टर्की और इजराइल के दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर खास निर्देश जारी किए गए हैं। भारत तो हमेशा से आतंक के खिलाफ लड़ता रहा है, चाहे वो ओसामा का आतंक हो या तालिबान का या फिर पाकिस्तान के पैरोल पर पलने वाले हाफिज सईद का। लेकिन पेरिस में हमला हुआ तो पश्चिम के देशों की नींद खुली है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नि स ग म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहे